नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10 का हमारा जो इस साल का जो पेपर है जो सोल्व करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए आपके प्रश्न। दोस्तों सबसे पहले वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन है, यानी कि हार्मोन विच इनहिबिट्स द ग्रोथ। तो दोस्तों जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और इंसुलिन। तो दोस्तों एब्सिसिक जो अम्ल है ये वृद्धि का संदमन यानी वृद्धि संदमनकारी हार्मोन का उदाहरण है। अगला दोस्तों, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्थिति संतुलन के लिए उत्तरदायी, यानी कि बॉडी बैलेंस कौन सा पार्ट बनाता है। तो प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। तो दोस्तों अनुमस्तिष्क जो होता है वो शरीर का बैलेंस बनाने का काम करता है, तो यानी कि अनुमस्तिष्क पर टिक लगाइए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण है। तो दोस्तों बाह्य लक्षण सबसे बाहर वाली क्रोमोसोम्स को उसको देखकर पता लगाया जाता है। दोस्तों सबसे जो बाहर है बड़ा आर, तो बड़ा आर किसको बताता है, राउंड यानी कि गोल। और बड़ा वाई किसको बताता है दोस्तों, ये बताता है पीले को। तो बाह्य लक्षण देखा जाए तो गोल हरा, जुर्रीदार पीला, गोल पीला, जुर्रीदार हरा। तो दोस्तों ये गोल है और ये पीला है, तो गोल पीला यानी कि स ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत का उदाहरण है। तो दोस्तों ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत का मतलब ऐसे स्रोत जो गैर परंपरागत हैं। तो दोस्तों पवन ऊर्जा नवीनीकरण है, जबकि पेट्रोल, कोयला और लकड़ी ये परंपरा से चले आ रहे हैं, जबकि नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत में आएगा पवन ऊर्जा। दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना है। तो दोस्तों राजस्थान में जल संग्रहण की जो पुरानी संरचना है, खड़ीन, बंदिश, बंदारस और कुल्ल। तो दोस्तों खड़ीन जो है ये पुरानी जल संग्रहण की संकल्पना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए चित्र में कोण x यानी कि इसका मान बताना है। तो दोस्तों ये परावर्तन के नियम पर आधारित है। ये एक समतल दर्पण है, ये जो प्रकाश किरण समतल दर्पण पर आ रही है, अभिलंब ये 90 डिग्री पर है और ये परावर्तित किरण है। तो दोस्तों आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण है वो 30 डिग्री है, तो उतना ही मान परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी कि परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के बराबर होता है। तो दोस्तों आपतित किरण और अभिलंब के मध्य 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य भी 30 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि x का मान क्या होगा दोस्तों, 30 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन द हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों देखिए परितारिका का मतलब आइरिस की पेशियां नियंत्रित करती है प्रकाश नाड़ियों को, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को, पुतली के साइज को और क्रिस्टली लेंस की आकृति को। तो दोस्तों पुतली का आकार यानी कि जो साइज ऑफ प्यूपिल है इसको कंट्रोल कौन करती है, इसको कंट्रोल करती है परितारिका की जो पेशियां होती है वो। अगला है दोस्तों, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। दोस्तों शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का, संवेग का और बल का। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा, जबकि शक्ति का जो मात्रक है दोस्तों वो होता है वाट। क्या होता है, वाट। संवेग का जो मात्रक है दोस्तों वो होता है किलोग्राम मीटर बटे सेकंड। बल का जो मात्रक होता है दोस्तों किलोग्राम मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर या फिर न्यूटन होता है बल का मात्रक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में वाई को पहचानें। तो दोस्तों वाई जो ये हैं ये क्या है, तो दोस्तों ये बैटरी है, ये हमारा सर्किट, और ये जो वाई है दोस्तों ये है आमीटर। दोस्तों क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ये दोस्तों एक प्रतिरोध है और इसके समांतर क्रम में ये जो जुड़ा हुआ ये है वोल्टमीटर। दोस्तों वाई क्या है, तो वाई दोस्तों ये है आमीटर, तो यानी कि ऑप्शन द पे टिक लगाइए। ये दोस्तों आमीटर है, ये है वोल्टमीटर, ये कुंजी है और ये बैटरी है यानी कि सेल है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वातावरण में चांदी के ऊपर काले परत चढ़ने की प्रक्रिया, अपचयन, संक्षारण, विकृत गंधिता, द्विविस्थापन। तो दोस्तों धातु के ऊपर अगर किसी की परत चढ़ जाती है ऑक्साइड की तो वह है संक्षारण। दोस्तों लोहे पर जंग लगना भी संक्षारण है, और कॉपर के ऊपर हरे रंग की तह जमा हो जाना भी संक्षारण है। अगला है एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की क्रियाशीलता का सही क्रम है। तो दोस्तों आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, और एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। तो दोस्तों
सबसे कम क्रियाशील है वो है आयरन, उसके बाद है जिंक, उसके बाद है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम सर्वाधिक क्रियाशील है, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। अगला है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए, ये है एसिटिक अम्ल, इधर है एथेनॉल। तो एसिटिक अम्ल की एथेनॉल के साथ क्रिया अम्ल की उपस्थिति में, तो दोस्तों यहाँ क्या बनेगा, और जल बन रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इसका OH और इसका H तो बना लेगा H2O, और यहाँ जो बचेगा दोस्तों, यहाँ बचेगा CH3 COO C2H5 यानी कि एथिल एसीटेट। तो दोस्तों एथिल एसीटेट हमारा ऑप्शन कहाँ है, देखिए CH3 COO C2H5। तो ऑप्शन द पे टिक लगाइए, ये हमारा करेक्ट आंसर। अब दोस्तों हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लारी क्या कहते हैं इसको, लारी एमाइलोज। क्या कहते हैं इसको, लारी एमाइलोज, यानी कि एमाइलोज पाया जाता है। इसे दोस्तों टाइलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टाइलिन भी। अगला है दोस्तों, कायिक प्रवर्धन का यह लाभ है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के, तो सभी पौधे जनक पौधे के क्या होते हैं, समान होते हैं। अगला है दोस्तों, पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं जैव निम्नीकरण। क्या कहते हैं उनको, जैव निम्नीकरण पदार्थ। जैसे कॉटन है, कपास या कपास है, लकड़ी है, तो ये जैव निम्नीकृत पदार्थ है। दोस्तों चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर, तो दोस्तों चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। तो दो चुंबक के सजातीय ध्रुव अगर पास पास आते हैं तो क्या होता है, देखिए उत्तरी ध्रुव को जब पास में लाएंगे तो उसमें होता है दोस्तों प्रतिकर्षण। क्या होता है, प्रतिकर्षण। जबकि समान ध्रुव में प्रतिकर्षण, और अगर असमान ध्रुव अगर एस इसके पास लाएंगे तो आकर्षण होता है। तो सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण होगा। अगला है दोस्तों, सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों सिरका जो विनेगार उसके अंदर होता है, उसके अंदर होता है दोस्तों एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। और दोस्तों इस एसिटिक अम्ल का जो फॉर्मूला है वो है CH3COOH। क्या है, CH3COOH। अगला है दोस्तों देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या। तो दोस्तों जो तीसरे नंबर का जो आवर्त है उसके अंदर जो टोटल जो तत्व हैं वो हैं दोस्तों 8 हैं। कितने हैं, 8। तो दोस्तों देखिए ये है आवर्त सारणी। ये ऊपर से नीचे जो दिए हुए हैं ये वर्ग हैं, तो वर्ग की संख्या 18 है, जबकि बाएं से दाएं ये है आवर्त। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त होते हैं, और ये तीसरे आवर्त में देखिए 2 तत्व तो ये और 6 इधर है, तो टोटल 8 तत्व हैं। दोस्तों अगला, हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रियाविधि कंट्रोल करती है, तो इसको पुनर्भरण कंट्रोल करती है, पुनर्भरण। अगला है दोस्तों, बहुविखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीवी का नाम बताइए। तो बहुविखंडन, तो दोस्तों यानी कि बहुविखंडन जो होता है दोस्तों वो होता है प्लाज्मोडियम में, यानी कि जो प्लाज्मोडियम जो है एक प्रकार का प्रोटोजोन से, इसके कारण ही मलेरिया होता है। तो दोस्तों बहुविखंडन प्रदर्शित करने वाला जीव है। जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाली एक हानि। दोस्तों जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल है, कोयला है, डीजल है, इनके उपयोग से कोई एक हानि। तो दोस्तों इनके उपयोग से प्रमुख जो होता है वो होता है वायु प्रदूषण। क्या होता है, प्रदूषण। अगला है दोस्तों, परितंत्र में अजैविक घटक का उदाहरण। तो दोस्तों अजैविक घटक, तो अजैव घटक में जैसे ताप हो सकता है दोस्तों, जल हो सकता है, वायु हो सकती है, तो ये सब क्या है, अजैव घटक के उदाहरण हैं। अगला है दोस्तों, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती है। दोस्तों कोई भी चुंबक होती है उसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है, और ये दोस्तों कभी भी एक दूसरे का नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है, क्योंकि एक बिंदु पर, यानी कि एक बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं संभव नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं संभव नहीं है, दिशा संभव नहीं है, यानी कि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा 2 नहीं है। यानी कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अगर इस डायरेक्शन में है तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, अगर इस डायरेक्शन में होता है तो ये एक दूसरे को काटेगी, जो कि संभव नहीं है।
दोस्तों किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। तो परिनालिका किसी कुचालक रोड के ऊपर अगर अपन चालक तांबे के तार को लपेट दें, कहीं फेरें, तो वो बन जाएगा परिनालिका। और इसमें जब करंट प्रवाहित करते हैं तो दोस्तों एक ध्रुव हो जाता है उत्तर की तरह कार्य करता है, दूसरा दक्षिण की तरह। और तो इसमें इस तरह का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इसमें बीच में समांतर रहेगा। दोस्तों बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र है सब जगह समान रहता है, क्योंकि बाहर चुंबक की तरह ही रहेगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं या जल बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उदासीनीकरण। दोस्तों ये उदासीनीकरण, जैसे हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि अम्ल है, क्षार ले लिया हमने NOH, तो दोनों क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा, जो कि एक प्रकार का लवण है, साथ ही साथ ये जल भी बनाते हैं। तो दोस्तों ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो आधुनिक आवर्त तत्वों के जो गुण जो होते हैं वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यह आधुनिक आवर्त नियम है। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक Z के। अगला है दोस्तों, यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गर्म कर रहे हैं, इसको कॉपर बन रहा है और H2 अलग हो रहा है। उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयित, दोस्तों अपचयित होना, अपचयित यानी कि ऑक्सीकृत और अपचयित दोनों एक दूसरे के अलग है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है और जिसमें से ऑक्सीजन हट रही है। तो दोस्तों यहाँ से CuO में से ऑक्सीजन हट रही है, तो अपचयित कौन हो रहा है? यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड हो रहा है। अगला है दोस्तों, आयोडीन, हीरा तथा सोडियम में सबसे कठोर पदार्थ हैं। तो सबसे कठोर पदार्थ है दोस्तों इसमें हीरा। हीरा इतना कठोर है कि इसकी सहायता से कांच काटा जा सकता है। दोस्तों मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो देखिए मेथेन के पास इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम बना रहे हैं। यहाँ पे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन के साथ भी आप एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई मेथेन की। किसकी बन गई है? मेथेन की। दोस्तों जैव प्रक्रम यानी कि जीवन के लिए जितने भी प्रक्रम, जैसे पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, तो वो सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए। ऐसा पुष्प जिसमें या तो नर जनन सिस्टम हो या फिर मादा हो, वो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। इसके 2 उदाहरण दोस्तों, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता है, कद्दू है, ये एक प्रकार के एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण, तो दोस्तों वर्तिकाग्र जो होती है उसके ऊपर जो परागकण जो होते हैं वो नीचे की ओर जर्मिनेट होते हैं। किधर जर्मिनेट होते हैं? नीचे की ओर। अगला है दोस्तों, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को बताना है। तो दोस्तों ऊर्जा के जो प्रवाह होते हैं वो हमेशा उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, उसके बाद उपभोक्ता, उसके बाद फिर अपघटक की ओर ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि ऊर्जा का जो प्रवाह हमेशा एक दिशी होता है। लेंस के आवर्धन को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों लेंस के आवर्धन का यानी कि मैग्निफिकेशन m बराबर होता है दोस्तों H'/H, ये इसका फॉर्मूला है, या फिर -V/U, ये आपको याद रखना है। आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन। वाहनों के पश्चदृश्य दर्पण के रूप में कौन सा गोली दर्पण? तो दोस्तों पश्चदृश्य के रूप में हम लेते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। विद्युत विभवांतर की परिभाषा, तो देखिए V बराबर होता है W/Q। देखो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। और इसका जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है वोल्ट। जूल के तापन नियम पर आधारित 2 युक्तियाँ, तो दोस्तों इस पर आधारित है 2 युक्तियाँ, वो है बल्ब और हीटर। बल्ब है, हीटर है, प्रेस यानी कि विद्युत इस्त्री, विद्युत प्रेस, ये सब इस पर आधारित है। अगला है दोस्तों, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र है। तो दोस्तों श्रेणी क्रम में अगर कोई प्रतिरोध जुड़े हुए 3 इस तरह से, मान लीजिए एक का प्रतिरोध R1 है, दूसरे का है R2, तीसरे का है R3,
तो जो टोटल जो प्रतिरोध होता है सीरीज का R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। अगला है घरेलू विद्युत परिपथ में समानांतर विद्युत संधारित्रों को समांतर यानी पार्श्व क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? दोस्तों पार्श्व क्रम में वोल्टता का मान क्या रहता है? वोल्टेज समान रहेगा। वोल्टेज क्या रहेगा? समान। और सभी में विद्युत धारा क्या रहेगी? धारा जो है विद्युत धारा वो सभी में क्या रहेगी? अलग अलग। इसलिए क्योंकि अलग अलग धारा बहेगी तो अलग अलग उपकरण को अलग अलग मात्रा में करंट चाहिए, तो इसलिए घरेलू विद्युत परिपथ में हम क्या करते हैं? पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। फ्लेमिंग का वाम हाथ का नियम क्या कहता है? ये फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन को बताता है। यानी कि जब हमारे अंगूठे और मध्यमा और तर्जनी, अगर तीनों को हमारे अंगूठे और तर्जनी और मध्यमा को अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख दिया जाए तो जो हमारा अंगूठा है वो बल की दिशा को बताता है और हमारी जो मध्यमा है वो, हमारी जो तर्जनी है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताती है और मध्यमा है करंट की डायरेक्शन यानी कि आई को बताती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि पास में रखे किसी, मान लीजिए किसी चुंबक या किसी कुंडली में हम अगर करंट प्रवाहित करेंगे या किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो पास रखी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, तो इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। भर्जन और निस्तापन, तो दोस्तों भर्जन और निस्तापन में हम क्या करते हैं? निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में कराया जाता है। निस्तापन जो कराया जाता है दोस्तों वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति यानी कि O2 इसमें एब्सेंट होता है, जबकि भर्जन जो होता है दोस्तों ये O2 की उपस्थिति में कराया जाता है। और दोस्तों निस्तापन जो है ये कराया जाता है दोस्तों कार्बोनेट अयस्कों का। कौन सा अयस्क का? कार्बोनेट अयस्क, जैसे जिंक कार्बोनेट हैं इनका। और दोस्तों ये जो कराया जाता है ये कराया जाता है सल्फाइड अयस्कों का। किसका? सल्फाइड अयस्क का। अगला है दोस्तों निम्नलिखित अभिकर्मों के साथ एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित समीकरण लिखिए। दोस्तों एथेनॉल जो है इसका फॉर्मूला है C2H5OH और इसकी Na के साथ क्रिया कराएंगे तो दोस्तों इसमें बन जाएगा C2H5ONa यानी कि सोडियम एथॉक्साइड बन जाता है, सोडियम एथॉक्साइड। और कौन सी गैस रिलीज हो जाती है? हाइड्रोजन। इसमें यहाँ पे दोस्तों सांद्र H2SO4 के साथ हम क्रिया कराएंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे रिएक्शन हम करवा के देख लेते हैं। इसके साथ टेम्परेचर पर H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ दोस्तों यहाँ H2O अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा? H2 और O। और यहाँ हमारा जो बन जाता है, यहाँ हमारा एथिन बन जाता है। क्या बन जाता है? एथिन। दोस्तों अंडाशय से स्रावित हार्मोन के नाम तथा दो कार्य। तो दोस्तों अंडाशय जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करते हैं, प्रोजेस्टेरोन। और इनके कार्य क्या हैं दोस्तों? ये मादा गौण लैंगिक लक्षण यानी कि मादा गौण लैंगिक लक्षण उनके लिए जिम्मेदार है। गौण लैंगिक लक्षणों के लिए मादा गौण, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना, स्तनों का विकास इत्यादि, आवाज़ का पतला होना, ये प्रमुख कार्य हैं इनके। अगला है दोस्तों समजात और समरूप अंग। समजात अंग जिनकी उत्पत्ति समान हुई है लेकिन कार्य अलग अलग है, वो है समजात अंग। और समरूप अंग जिनकी उत्पत्ति समान हुई है, जिनकी उत्पत्ति अलग अलग संरचना से हुई है लेकिन इनके कार्य जो है वो अलग अलग हैं। उत्पत्ति समान हुई लेकिन समजात अंग जो है उत्पत्ति समान हुई लेकिन कार्य अलग अलग है, वो समजात अंग है। और उत्पत्ति अलग अलग संरचना से हुई है और कार्य समान है, वो है समरूप अंग। दोस्तों तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे जो हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, अपवर्तन की परिघटना के कारण, किसकी कौन सी परिघटना? अपवर्तन की परिघटना के कारण। क्योंकि जब तारों का प्रकाश पृथ्वी तक विभिन्न माध्यमों से होता हुआ आएगा, जिससे अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, तो इस घटना के कारण, अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। खतरे के संकेत
लाल रंग के, क्योंकि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग की जो लैम्बडा है वो रेड रंग की सबसे ज़्यादा होती है और आवृत्ति जो होती है सबसे कम होती है। अगला दोस्तों, निम्न में से प्रत्येक को एक एक उदाहरण देकर समझाइए। तो संयोजन अभिक्रिया, तो दोस्तों संयोजन अभिक्रिया जैसे मान ले जाए H2 प्लस क्लोरीन बराबर बन रहा है 2HCl, तो ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जब दो क्रियाकारक आपस में जुड़ते हैं और उत्पाद बनाते हैं तो वो संयोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया दोस्तों, जैसे जिंक कार्बोनेट है अपने पास, इसको जब हम गर्म करेंगे दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, दो उत्पाद बन जाएंगे, एक तो जिंक ऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक क्रियाकारक दो उत्पाद में दो में टूट रहा है, तो ये क्या है, वियोजन। और जब दो क्रियाकारक जुड़ रहे हैं तो यह है संयोजन। जैसे हाइड्रोजन और क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो हमने यहाँ सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास किया। दोस्तों यहाँ पे एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना दर्शाने का चित्र बनाइए, जबकि एक बिंब उसके कहाँ रखा गया, फोकस पर स्थित है। दोस्तों अवतल दर्पण है और बिंब कहाँ रखा गया है, फोकस पर। देखिए दोस्तों ये है अवतल दर्पण, ये हम इसका ध्रुव है और यहाँ आपको बीच में इसका सेंटर बना लीजिए और ये है फोकस। तो दोस्तों वस्तु को हमने कहाँ रखा था, फोकस पर, यानी कि बिंब उसके फोकस पर रखा हुआ है। जब भी हम फोकस पर रखते हैं तो दोस्तों एक प्रकाश किरण हम यहाँ से गुजारेंगे तो उतने ही एंगल पर ये इधर चली जाती है। एक तो ये कर लीजिए, और एक अगर सी की डायरेक्शन में हम कोई प्रकाश किरण को इधर ले जाएंगे तो वो सी की डायरेक्शन में वापस लौट आएगी। दोस्तों ये तो मिलेंगे, ये मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, अनंत पर। कहाँ मिलेंगे, अनंत पर। यानी कि जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, वस्तु की स्थिति फोकस पर, कहाँ रखेंगे, फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, प्रतिबिंब हमारा बन रहा है, वो बन रहा है अनंत पर। कहाँ बन रहा है, अनंत पर। और उसका जो डायग्राम है ये है, ये फोकस है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोस्तों ये है फोकस दूरी, ये वक्रता केंद्र है। इसी में है दोस्तों दूसरा सवाल, यदि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि R जो है दोस्तों हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जो वक्रता त्रिज्या R जो होती है फोकस दूरी के डबल के बराबर होती है। तो फोकस दूरी F हमें निकालना है तो R का आधा कर लीजिए। R दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो इसका 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों फोकस दूरी कितनी आई, 7 सेंटीमीटर। अगला सवाल है दोस्तों, एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का चित्र बनाइए, जबकि बिंब जो है F1 और 2F1 के बीच स्थित है। देखिए दोस्तों ये उत्तल लेंस है, या हम बिंब रख रहे हैं F1 और 2F1 के बीच, यानी कि F1 और 2F1 के बीच। तो दोस्तों यहाँ देखिए कहाँ हमारा इमेज बनेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जब भी कोई प्रकाश किरण समांतर जाती है तो फोकस की कोई प्रकाश किरण अगर मान ली जाए, दोस्तों ये यहाँ पे इधर गलत हो गया, ये प्रकाश किरण जो है ये फोकस से गुजरेगी, इसको आप ये कर लीजिए, हटा दीजिए। तो फोकस से गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण हम O से गुजारेंगे दोस्तों, O से सीधी की सीधी चली जाती है। तो ये कहाँ मिलेगी दोस्तों, हम फोकस पे रख रहे हैं तो अनंत पे मिलती है। कहाँ मिलेगी, वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो अनंत पे मिलेगी। 2F1 पे रखते हैं तो F1 पे मिलेगी। दोस्तों यह मिलेगी हमें, ये मिलेगी C यानी कि 2F2 से परे। कहाँ मिलेगी, 2F2 से परे। यानी कि जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो कहाँ बनता है, फोकस पर। जब हम वस्तु को C से परे रखते हैं तो दोस्तों जब वस्तु को C से परे रखते हैं तो हमारा जो इमेज जो है वो कहाँ बनेगा, इमेज जो है हमारा। तो दोस्तों इस कंडीशन में इन दोनों के बीच में बनता है, और जब वस्तु को C पर रखते हैं तब यहाँ बनेगा, और दोनों के बीच में रखा तो C2 से परे बनेगा। यानी कि C अनंत व 2F2 या C2 बोलो, इन दोनों के मध्य में बनेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ बनेगा, कहने का मतलब यहाँ भी ये मिलेगी वहाँ बनेगा, और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, यानी कि बहुत बड़ा बनेगा, विस्तृत बनेगा। दोस्तों
यदि एक लेंस की क्षमता प्लस 2.5 डी है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए लेंस की क्षमता जो है प्लस 2.5 डी है डायोप्टर। तो देखिए प्लस में है तो यानी कि कौन सा लेंस है, तो दोस्तों वो है उत्तल लेंस। कौन सा है? उत्तल लेंस। अब देखिए P बराबर होता है दोस्तों 1/f। क्या होता है? 1/f। तो देखिए f बराबर क्या होगा? 1/p। क्या होगा? 1/p। तो 1 की जगह 1 रख दीजिए, p का मान रख दीजिए 2.5 d, यानी कि मीटर भी रख सकते हैं दोस्तों इसको। अब देखिए हम इसको सोल्व करेंगे तो 1/25, इसके दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 चले जाएगा। तो दोस्तों जब हम 25 का 10 में देंगे तो दशमलव लगा दीजिए, दशमलव लगाए यहाँ पे तो वहाँ हो जाएंगे 100। अब हो जाएंगे 25 चौक 100, यानी कि 0.4 मीटर। कितना होता है? 0.4 मीटर, या इसको अपन 0.4 मीटर या 40 सेंटीमीटर। जब मीटर को हम 100 का गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा तो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। और 40 सेंटीमीटर प्लस चिन्ह किसको बताता है? उत्तल लेंस का, क्योंकि दोस्तों इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी इधर होती है और ये किस में होती है? प्लस में, इसलिए ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है गंधी सूचक का कोई उदाहरण दीजिए। तो गंधी सूचक है जैसे प्याज का रस, प्याज रस है, वनीला है, प्याज रस है, वनीला है, लौंग है, ये सब क्या है दोस्तों? गंधी सूचक के उदाहरण है। अब दोस्तों अगला देखिए, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर यौगिक A का श्वेत अवक्षेप बनता है। उसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर वह जल में घुल जाता है। A तथा वह B के रासायनिक सूत्र भी बताइए और समीकरण बताइए। दोस्तों चूने का जो पानी है उसका फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस कर लीजिए नीचे AQ। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम प्रवाहित कर रहे हैं। क्या प्रवाहित कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसमें एक सफ़ेद अवक्षेप बन रहा है। इसमें सफ़ेद अवक्षेप क्या बनता है? इसमें बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO2 CO3, और दोस्तों H2O अलग हो जाता है। फिर क्या कह रहा है दोस्तों? A यौगिक प्राप्त होता है। तो A यौगिक है आपका क्या है? A यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? जो कि सफ़ेद अवक्षेप बनता है। दोस्तों अवक्षेप क्या है? जो पानी के साथ नहीं घुलता है वो अवक्षेप है। अब देखिए आगे, यदि इसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अब हम इसमें क्या करेंगे? और अधिक मात्रा में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए दोस्तों CaCO3 तो है ही सही, H2O भी है यहाँ पे, इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? यहाँ पे बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि एक्वस होगा यानी कि जलीय विलयन होगा। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? B। दोस्तों रासायनिक सूत्र इनके हो गए। ये जो है ये जल में घुले हैं और ये अवक्षेप है जो जल में घुलनशील नहीं है। तो A क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। B क्या है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसकी रासायनिक समीकरण भी हमने लिख दी। अगला सवाल है दोस्तों शुद्ध जल का pH मान। तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है दोस्तों 7 होता है। ये जो शुद्ध जल है ये क्या होता है? उदासीन होता है यानी न्यूट्रल होता है। दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से यौगिक A बनता है। A को साधारण नमक भी कहते हैं। A के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। A का रासायनिक नाम और अभिक्रिया को समीकरण भी लिखना है। तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। इसके साथ हम HCl की क्रिया कराएंगे। किसकी क्रिया कराएंगे? HCl। तो दोस्तों यहाँ हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ दोस्तों हमारा जो बन जाएगा वो बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा? NaCl। तो दोस्तों 2 Na और 2 Cl, और यहाँ पे H2O अलग हो जाती है और एक गैस निकलती है। जब भी कार्बोनेट होता है तो एक गैस बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये तो हमारा A क्या है? A है सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड। क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अब दोस्तों A को साधारण नमक भी कहते हैं, बिल्कुल NaCl को साधारण नमक कहते हैं। अब इस A के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। दोस्तों जब भी 2NaCl जो हैं 2NaCl में हम पानी मिला के जब भी हम इसमें करंट प्रवाहित करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो दोस्तों यहाँ क्या होता है देखिए, यहाँ बन जाता है 2NaOH। क्या बन जाता है? 2Na और 2O
और 2H, और यहाँ पे एक गैस निकलती है क्लोरीन। कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी अलग होती है। तो दोस्तों इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।